सामने वाला ही रखो। इधर की लाइट भी जला। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते। नमस्ते देव कुमार, प्रवीण पांडे, शिव नंदिनी, गुड आफ्टरनून। विवेक कुमार, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ओके, पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अविनाश। गुड आफ्टरनून शिवानी। जय हिंद सौरभ। चलिए शुरू करते हैं आज। गुड आफ्टरनून सभी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं इससे, सभी को गुड आफ्टरनून। अविनाश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन, वेरी फाइन। हाँ, बरेली देव कुमार, बरेली मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप है, बट मैं उसकी एडमिन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उससे कैसे जुड़ते हैं। मेरे ख्याल से जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं शायद उन्हीं को उसमें शामिल किया जाता है, या शायद एक फॉर्म भरना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो ही मुझे आइडिया नहीं है, अभी कब से शुरू होगी ये मुझे पता नहीं है। फिलहाल ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि अ, यहाँ पर अभी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ज़्यादा सेफ है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा क्षेत्र के बारे में आप लोगों को कल काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वर्तमान समय में जो सेवा क्षेत्र है वो एक लीड की तरह काम कर रहा है, ड्राइवर की तरह काम कर रहा है इकोनॉमी को आगे ले जाने का। लेकिन जिस तरह से शिफ्टिंग हुई कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र को लीड ले जाने में, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये कहा जा रहा है कि देर सबेर हो सकता है जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, देव कुमार मुझे आइडिया नहीं है बच्चे कि हम कैसे ऐड हो सकते हैं। मुरादाबाद वाले बच्चों का लिंक मुझे ये सब चीज़ें बच्चों आपको ऑफिस से ही पता चलेंगी। मैं सिर्फ मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये मालूम है कि हाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो फिलहाल सेवा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे कि सेवा क्षेत्र एक इंजन ड्राइवर की तरह इकोनॉमी का काम कर रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वही जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करता है। तो वर्तमान समय में चूंकि हम जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है तीनों क्षेत्रों के बारे में डिटेल में, काफी समय से आपको तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया है, तो तीनों क्षेत्रों को पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आया होगा कि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं, शामिल की गई हैं, पहली बात।
और सबसे ज्यादा जीडीपी में इसका योगदान है, दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो विदेशी निवेश है वो भारत में जितना भारतीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है उसका सबसे बड़ा भाग, लगभग जो लेटेस्ट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का वो कहता है कि 48%, लगभग कह सकते हैं कि आधा, 48% एफडीआई जो है वो सर्विस सेक्टर में जाता है। सर्विस सेक्टर में भी तमाम सारे उप क्षेत्र हैं, सब सेक्टर्स हैं, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि सारे सब सेक्टर एक साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं। उनमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिनकी बहुत डिमांड है इस समय, जिनके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है इस समय। और प्रोडक्ट आप जानते हैं प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज। सेवा क्षेत्र के प्रोडक्ट तो सर्विसेज ही होंगे जो इंटेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से देख नहीं सकते लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र में जैसा अभी आपको बताया कि समस्या क्या आई, कि जो कुछ इश्यूज जो क्रिएट हुए वो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। और ये इश्यूज बच्चों मेंस के एग्जाम के लिए और इंटरव्यू पर्पज से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो डेटा वगैरह आपके साथ शेयर किया था वो प्री में आ सकता है, लेकिन जो ये 6 इश्यूज छांटे हैं ये इश्यूज मेंस के लिए, खास तौर से एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए के लिए भी और विशेष रूप से इंटरव्यू पर्पज से भी, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप भी इंक्लूड हो रहे हैं, आप भी शामिल होंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी भी कंपटीशन में तो आप भी इसी सर्विस, इसी सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और मेंस में, एसए में भी काफी, निबंध में भी काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्री में जो डेटा आता है वो तो आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे कहीं से, लेकिन जो इश्यूज मैंने आपके लिए छांटे हैं, फिर से क्वेश्चन पूछिए संतोष। मुझे इस सेक्टर में लेबर अच्छे से अदर सेक्टर को कंपैरिजन में एम्प्लॉइज कम है, ऐसा क्यों? मतलब इस क्वेश्चन, इस थोड़ा क्लियर करिए क्वेश्चन को तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी। तो अभी फिलहाल जो इश्यूज हैं, पहले सबसे पहले उन इश्यूज पर चलते हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं सेवा क्षेत्र में। तो ये स्वैट एनालिसिस करते हुए कल मैंने आपको कहा था कि मैंने पूरा सर्विस सेक्टर अच्छे से, प्री की प्रिपरेशन क्लास अभी इसके सर्विस सेक्टर के बाद ही मैं अभी शुरू करूंगी इकोनॉमिक्स की। जो स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए और एसए के लिए। कुछ क्रिटिकल इश्यूज जो पूरे सर्विस सेक्टर का प्रेजेंटेशन था उसमें से जो छांटे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लाइफ मैम, रोजगार कम दे रहे हैं इसको पूछ रहे हैं। रोजगार कम दे रहे हैं उसका कारण है, मैं बताती हूँ। इस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो रोजगार कम इसलिए दे रहा है क्योंकि वही इशू अभी आगे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और फिर अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, मैं ऐसा चाहती हूँ कि क्लास जो है वो इंटरैक्टिव हो, इसीलिए मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़ने शुरू किए हैं। तो इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला इशू हम लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला इशू क्या है कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है उसका डेवलपमेंट पैटर्न क्या है। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं उनका जो जीडीपी में योगदान है, रोजगार में योगदान है, ट्रेड में योगदान है और एफडीआई में योगदान है, उसको हम कैसे समझते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस इशू पर कि सेवा क्षेत्र में विकास का पैटर्न क्या है। विकास का क्या पैटर्न है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, रोजगार में कंट्रीब्यूशन, व्यापार में कंट्रीब्यूशन और एफडीआई में कंट्रीब्यूशन। अगर हम इन 4 चीजों में इसके कंट्रीब्यूशन की तुलना करें बाकी क्षेत्रों से, बाकी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हम ये देखेंगे कि जीडीपी में सबसे ज्यादा इसका योगदान है, ट्रेड में बहुत ज्यादा योगदान है क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है,
यानी जो बैलेंस है वो फेवरेबल है, क्योंकि हर अर्थव्यवस्था यही चाहती है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो उनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, जिससे विदेशी मुद्रा आए, और इंपोर्ट कम हो, जिससे विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च करनी पड़े। तो ट्रेड बैलेंस बहुत अच्छा है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और ट्रेड में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। एफडीआई अगर हम ले लें तो एफडीआई में भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम एफडीआई जो विदेशी निवेश आ रहा है वो सेवा क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, जो आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कि सेवा क्षेत्र में रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, क्योंकि जब इतना तेज विकास हुआ कि जहां पर 20% 23% शेयर जीडीपी में था, ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं था, उसके कंपैरिजन में आ, उसके आ, आप फिर से क्वेश्चन पूछिएगा, अभी मुझे सामने नहीं आया है, मैं फिर से अभी जवाब दूंगी आपका। तो ऐसा क्योंकि रोजगार में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो इसका अभी जैसे आपसे कहा कि इसमें सेवा क्षेत्र में इस जो सबसे ज्यादा जो सब सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, वो किस में हुआ? आईटी में। आईटी में और सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से, चूंकि इसमें कंप्यूटर बेस्ड आई, और इस समय जैसे हम कहें कि एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज ज्यादा हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ पर्सन्स को इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा किया जाए इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर्विस सेक्टर की, क्योंकि अभी हम समय के साथ साथ देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ रही है, हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो रही है, हर चीज सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रही है। तो इसमें स्किल स्किल इक्विप्ड लोगों की जरूरत तो है, जो टेक्निकली इन चीजों को जानते हैं, उनकी जरूरत तो है, लेकिन उनके नंबर बहुत ज्यादा हों ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक व्यक्ति काफी चीजों को टैकल कर लेता है। तो इस वजह से भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत तेजी से नहीं बढ़ा। संतोष प्रजापति, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयज ज्यादा हैं जबकि इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। मैं इसी बात का उत्तर दे रही हूँ, मैं इसी बात का उत्तर दे रही हूँ आपको, है ना? यही जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि और दूसरा क्वेश्चन है देव कुमार का, विदेशी मुद्रा आने का पैटर्न क्या और इसका हमारी इकोनॉमी पर कैसे प्रभाव पड़ता है? ठीक है, कैन बी यूज टू गेट बेटर एनालिसिस। यस, बिल्कुल। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को मैं थोड़ा बायस्ड मानती हूँ, लेकिन हिंदू को आप यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट कम होने का कारण यही है कि सर्विसेज तो बढ़ रही हैं, लेकिन सर्विसेज चूंकि सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो पहले से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो मोस्टली इस तरह से बहुत ज्यादा जिसमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जब फिजिकल लेबर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स का। तो चूंकि कंट्रीब्यूशन, और इसीलिए आप अगर अभी जब रोजगार आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखिएगा कि रोजगार की मात्रा भी इसीलिए नहीं बढ़ रही है। जब इसका डिस्कशन होता है इंडिया में, आगे अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगी, अभी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगी तब आपको इसका उत्तर जरूर आपको मिलेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रही हूँ ये है कि सेवा सेवा क्षेत्र का जो डेवलपमेंट पैटर्न है, उसमें जब भी हम किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट पैटर्न देखते हैं तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, रोजगार में कंट्रीब्यूशन, और व्यापार में कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा एफडीआई में उसका शेयर क्या है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि तीन चीजों में तो सेवा क्षेत्र का विकास बहुत अधिक है, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रोजगार में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि जितनी सर्विसेज हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं, ओके उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लेबर के बजाय, जब हम लेबर की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा इकोनॉमी में यही कहते हैं कि जो टेक्निक्स यूज हो वो कैसी हो, लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। और अब तो आ गया है कि टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो वो कैसी हो। तो टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव नहीं है,
है ना। जब भी हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। इसी वजह से नए नए एक्टिविटीज सेवा क्षेत्र में इन्वॉल्व होने के बाद भी वो नई नई एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बहुत कम मात्रा में इन्वॉल्व हो रही है। टेक्नोलॉजी ऐसी है, लेबर इंटेंसिव ना होने के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का बढ़ा। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसके लिए सेवा क्षेत्र को क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद जो अगली बात है, अगला इशू है, वो ये है कि डेवलपमेंट की क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। इस बात के लिए बड़ी आलोचना की जाती है सेवा क्षेत्र। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो सेवा क्षेत्र डेवलपमेंट जो पाथ है इंडिया का, वो बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और जो इकोनॉमिक्स के पैटर्न को अध्ययन करते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न का अध्ययन करते हैं, कल आपको थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था और ये कहा गया था कि जब हम इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, ये कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था जो है वो विकास के आधार पर जब हम उसे बांटते हैं तो हम कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। 3 पार्ट में डेवलप करते हैं, लो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत डेवलपिंग स्टेज में है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि डेवलपमेंट के 3 चरण होते हैं, कल जिनका जिक्र किया था आपसे, कि पहला चरण वो चरण होता है जब कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है। अंडर डेवलप्ड कब होती है? जब वो अपने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही होती है, और उस समय जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर का होता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट जो पाथ है, विकास का जो पथ है, उसमें दूसरा चरण आता है जिसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटता है, इंडस्ट्री का बढ़ता है और सर्विस सेक्टर का लगभग वही रहता है जहां पर वो पहले से था। वो दूसरी स्टेज डेवलपिंग की कहलाई जाती है, जिसमें भारत लगभग हाईली डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसमें बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेस का काफी हद तक यूटिलाइजेशन किया जा चुका है और वो सेकंड से थर्ड स्टेज के जाने की स्थिति में कोई इकोनॉमी अगर बैठी हुई है, यानी बिल्कुल सेकंड स्टेज को खत्म करने की स्थिति में है, यानी जहां पर सेकंड स्टेज कौन सी है? जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी हद तक डेवलप हो चुका है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब काफी हद तक डेवलप हो जाता है तो बच्चों उस समय जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो चुका था। पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक उसका यूटिलाइजेशन हो चुका होता है। वो हाईली डेवलपिंग स्टेज होती है। डेवलपिंग स्टेज हमेशा सेकंड स्टेज कहलाती है। तो उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसमें, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो चुका है, उसका कंट्रीब्यूशन हो चुका है, वो मिनिमम पे पहुंच जाए। सेकंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा हो जाए, वो द्वितीय चरण है। और तृतीय चरण वो होता है जब डेवलप्ड यानी विकसित स्टेज आती है, विकसित स्थिति आती है, और जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का या सेवा क्षेत्र का होता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको कल जब डेफिनेशन दी थी तो आपको ये भी बताया था कि सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। और सर्विसेज किस चीज के लिए? सर्विसेज होती हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यही सबसे बड़ी समस्या है इस समय सेवा क्षेत्र की, भारत में खास तौर से। यानी तीसरी स्टेज तब जब आती है जब सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में हो जाता है। यहाँ स्थिति हमारे देश में क्या आई कि हम पहले चरण में तो थे आजादी से पहले, आजादी के बाद 1991 तक जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी डेवलप किया, हरित क्रांति आई और तमाम तरह की क्रांतियां आई जिनकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा 80s में।
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब चीजें आपको बता चुकी हूँ। तो उसके बाद अगला चरण क्या होना चाहिए था? अगला चरण ये होना चाहिए था कि इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी तेजी से डेवलप होना चाहिए था। लेकिन समस्या क्या आई कि 91 के बाद से, आर्थिक सुधारों के बाद से, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो जहां का तहां है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड स्ट्रीट वेंडर इन सर्विसेज एंड ओके। सबसे ज्यादा समस्या इस बात की आई कि एकदम से सर्विस सेक्टर, एक मिनट, गवर्नमेंट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड स्ट्रीट वेंडर इन सर्विसेज एंड देयर इज ह्यूज गैप इन स्किल्स एंड वेज अर्न कंपेयर टू आईटी। यस ऑफ कोर्स, इम्प्रॉपर कैटेगराइजेशन, ये भी एक रीजन है इसका भी। इसका ये आप कह सकते हो ये पॉलिसी गैप है जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो डिफरेंट मैटर, वो तो अलग बात है। लेकिन जो एक जनरल रीजन है वो यही है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग उत्पादन में नहीं होता सर्विस सेक्टर में, इस वजह से भी ऐसा होता है। तो खैर हम आगे आते हैं। तो दूसरे जो अभी जिस इशू का डिस्कशन कर रहे थे, तो इस बात के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर हम सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है जीडीपी में, तो इसका मतलब क्या है? भारत को विकसित अर्थव्यवस्था होना चाहिए था, जो विकास का पैटर्न है, जो विकास का पथ है उसके अकॉर्डिंग, जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। और डेवलपिंग स्टेज में, या आप हाईली डेवलपिंग भी कह सकते हैं, मैं अभी भी उसे हाईली डेवलपिंग नहीं कहती, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, क्योंकि जो परिभाषा है वो कहती है कि जब कोई इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेती है तब वो डेवलप्ड की स्टेज में आती है। भारत में अभी जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। अगर ऐसा होता तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता। तो यहाँ समस्या यही है कि सेकंड चरण, दूसरे चरण को छोड़ करके भारत पहले से सीधे तीसरे में पहुंच गया। और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से दिख रहा है, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर हो रहे हैं सेवा क्षेत्र की बदौलत, सेवा क्षेत्र की वजह से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन गए हैं और 5 ट्रिलियन के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं किया तो ये जो बबल बना है, इस बबल को फूटने में समय नहीं लगेगा। और वो अब दिखने लगा है, क्योंकि अगर आप कल का लेक्चर आप देखिएगा और ग्राफ देखिएगा तो सेवा क्षेत्र का जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है सर्विस सेक्टर की, वो अब घटने लगी है। जो 14% 15% की ग्रोथ रेट थी, अब वो घट करके 7% 8% पर आ गई है। मैं पेंडेमिक ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें माइनस में चली गई वो अलग बात है, आगे वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि वी शेप आ चुका है जिसमें आगे बढ़ना शुरू हुआ है सेवा क्षेत्र। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसके जो बढ़ने की जो एनुअल ग्रोथ थी वो घटनी शुरू हो गई है। तो जो 11-12 में जो 10 साल तक 1991 के बाद से तेजी से सेवा क्षेत्र में विकास हुआ था, वो अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाए। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होता तो सेवा क्षेत्र का जो ये ग्रोथ पैटर्न है, ये कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इकोनॉमी के लिए। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने इसमें लास्ट में दिया है, एक इशू ये भी है कि जो हमारे जैसा अभी एक ये कहा जा रहा है ना कि व्यापार जो है वो, ट्रेड बैलेंस जो है एफडीआई का, वो फेवरेबल है। इसका मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, है ना। सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इकोनॉमिक्स में जो बेस है वो किसी भी चीज का होता है, किसके बेसिक प्रिंसिपल किसका होता है? डिमांड एंड सप्लाई का। प्रॉब्लम ये है कि जो डिमांड है सेवाओं की, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? कहां पर है? विदेशों में। इसीलिए तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है ना। इसीलिए एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, यानी क्योंकि हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र अभी डेवलप नहीं हो पाया ज्यादा, इसीलिए जो सेवाओं की मांग है वो कहां पर ज्यादा है? विदेशों में। इसीलिए सेवाओं का एक्सपोर्ट कहां पर ज्यादा हो रहा है? बाहर। और समस्या यही है कि अगर इंटरनल डिमांड नहीं है तो ये बबल या ये एक्सटर्नल डिमांड पर जो डिपेंडेंसी है
ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है कभी ना कभी देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और जब भी मंदी आएगी, कहीं विदेशों में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हुई जैसा 2008 में हुआ था, तो अगर वस्तु और सेवा का एक्सपोर्ट घटता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट घटता है कभी किसी समय, अगर बाहर कहीं मंदी आई किसी भी देश में जहां पर ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही हैं, तो प्रॉब्लम देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा होगी। और तब अगर ट्रेड इम्बैलेंस हुआ तो एफडीआई भी अपने हाथ खींच लेगा, क्योंकि विदेशी निवेश, विदेशी क्षेत्र निवेश इसीलिए कर रहा है क्योंकि ट्रेड बैलेंस जो है वो फेवरेबल दिख रहा है ना। जो व्यापार संतुलन है सेवा क्षेत्र का वो दिख रहा है फेवरेबल, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई और ग्रोथ रेट निगेटिव हुई या ग्रोथ रेट घटती चली जाएगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी घटता चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो, जिससे सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़े, और इसके लिए बहुत जरूरी है इंटरनल डिमांड क्रिएट होना। अगर इंटरनल डिमांड या आंतरिक मांग सेवा क्षेत्र की डेवलप नहीं होती, तो जो हम ये पहले चरण से तीसरे चरण में पहुंच गए हैं, ये पाथ किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। skills are negligible, only 2 to 3% compared to 60-70% Asian. How can industrial sector will revive with this major problem which is likely to increase due to COVID? अनुराग, कोविड की बात तो अभी हम जाने देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो पॉलिसीज बन रही हैं, मैक्सिमम पॉलिसीज ऐसी हैं जो सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर रही हैं। मेरा क्रिटिसिज्म है वो पॉलिसी से रिलेटेड है, और इस पॉलिसी से रिलेटेड मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को 1991 के बाद से उतना प्रमोट नहीं किया गया जितना सर्विस सेक्टर को। और अभी भी ऐसा हो रहा है, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन कोविड के पहले भी और कोविड के बाद भी अगर सर्विस सेक्टर को, एमएसएमईज को, या थोड़ी थोड़ी कोशिश जो की जा रही है, जिसमें आप एक चीज देखिए कि जो ये तमाम नए नए छोटी छोटी जिसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं, अगर आप स्टार्टअप्स का अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और स्टार्टअप्स को देखिए, तो मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। तो प्रियंका, स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्यों है? मेरी तो स्क्रीन फिलहाल क्लियर चल रही है। तो मैक्सिमम स्टार्टअप चूंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सर्विस सेक्टर बेस्ड है, ऐसे में समस्या यही होती है ना कि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री बेस्ड जो पैटर्न है वो बहुत तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज में अविनाश, मैं ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ाते समय बता चुकी हूँ। प्लीज आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको, क्योंकि मैं अभी सर्विस सेक्टर आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं अविनाश, आप सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वो सारे आंसर मैं उसमें दे चुकी हूँ, क्योंकि काफी लेक्चर्स हुए थे उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जिसमें आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो अभी यहाँ पर चूंकि सेवा क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सेवा क्षेत्र बहुत अच्छी बात है कि भारत को आगे ले जा रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र जिस समय जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, उस समय फॉर्मूला, ओके, अभी जब पढ़ाऊंगी आगे लेबर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले चरण से, और हम सेवा क्षेत्र का विकास होने के बाद भी हम अपने को डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते, उसका कारण यही है कि सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। अनुराग, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी इसका, जब मैं अभी लेबर अभी पढ़ाऊंगी, आगे एम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगी तो मैं इसका जवाब आपको दूंगी। अभी सर्विस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। ये क्या दिखाती है? ये क्वेश्चन मार्क है। और एक बहुत बड़ा इशू है, ये यही बताती है कि रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज नहीं हो पा रहा है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज नहीं होगा तो फिर आय नहीं बढ़ेगी। जब ज्यादा रोजगार मिलेगा तभी तो देश में आय बढ़ेगी। तो देश में
अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ज्यादा आय नहीं होगी, तो फिर ऐसे में इंटरनल डिमांड जो है देश में वो नहीं बढ़ेगी। और इंटरनल डिमांड का बढ़ना बहुत जरूरी है, जैसा अभी मैं बार बार कह रही हूँ। तो रोजगार वृद्धि की कमी ये बताती है कि पॉलिसी लूप होल्स हैं, नंबर एक। दूसरा, भारत एक ऐसे चरण में पहुंच गया, एक ऐसा नया पाथ उसने डेवलप कर दिया जिसने डेवलपमेंट की पूरी परिभाषा बदल दी। डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में जाके खड़ा हो गया, लेकिन केवल एक परिभाषा में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में रिसोर्सेज का यूज तो पूरा होता है तभी वो डेवलप की कंट्री उसमें आती। केवल जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन भले सर्विस सेक्टर का है, लेकिन रोजगार में तो उतनी तेजी से ये वृद्धि नहीं कर पाया है। इसलिए इन भारत अभी भी द्वितीय चरण में है, तृतीय चरण के विकास के तृतीय चरण में नहीं पहुंच पाया है। ऐसा सेवा क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की कमी बताती है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र का योगदान तो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हम विकास के तीसरे चरण में हैं, है ना? लेकिन आपका जवाब होगा कि चूंकि सेवा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि उतनी नहीं हुई जिस रेशियो में सेवा क्षेत्र में हुई है, तो इसका मतलब भारत अभी भी द्वितीय चरण में है। और द्वितीय चरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट वो नहीं हो पाया है, चाहे वो पॉलिसी लूप होल से हो या और भी उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसकी वजह से, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला इशू ये है कि क्या भारत का सेवा क्षेत्र अपनी वृद्धि बनाए रख सकता है? मैं आपको इसका जवाब फिर कह दे रही हूँ। व्हाट कैन वी डू इम्प्रूव और इनकी सर्विस सेक्टर? किरण, ऑलरेडी सर्विस सेक्टर काफी इम्प्रूव कर रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तमाम तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है। अगर बजट एनालिसिस और इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस हम जिस समय करेंगे, आप देखिएगा कि जितनी पॉलिसीज आती हैं उसमें मैक्सिमम ऐसी होती हैं जो सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने वाली होती हैं। लेकिन समस्या फिर वही है, क्वेश्चन मार्क, इशू क्या, कि क्या भारत का सेवा क्षेत्र अपनी वृद्धि बनाए रख सकता है? जिसका जवाब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही दिया कि ये चूंकि जो विकास का पैटर्न है, भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि है, वो किस पर निर्भर कर रही है? एक्सटर्नल डिमांड पर। अगर एक्सटर्नल डिमांड ऐसी ही बनी रही तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि होती रहेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल डिमांड में, यानी दूसरे देशों पर हम निर्भर कर रहे हैं अपनी वृद्धि के लिए, अगर ऐसा होता है तो ये वास्तव में बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे देश में कोई भी प्रॉब्लम हुई और वहां उसने अपनी डिमांड कम की, तो हमारे देश, मतलब निर्भरता, अगर आप पड़ोसी पर अपनी निर्भरता बनाकर रखेंगे तो कभी ना कभी आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आंतरिक मांग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपनी वृद्धि को ये तभी बनाए रख सकता है सेवा क्षेत्र जब वो इंटरनल डिमांड भी क्रिएट करे। और इंटरनल डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनियों को भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिसकी डिमांड भारत में भी हो। और दूसरा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगला जो इशू है वो ये है, भारत में विभिन्न सेवाओं में व्यापार करने के लिए जो महत्वपूर्ण बाहरी और आंतरिक बाधाएं हैं वो क्या है? ये इशू मैंने आपके लिए छोड़ा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाहरी बाधाएं तो क्या है? बाहरी बाधाएं सेवा क्षेत्र को इम्प्रूव करने के लिए, अभी जैसा कहा, एक्सटर्नल डिमांड, तो हर देश की अपनी कंडीशंस होती हैं। बाहरी बाधाएं क्या है? एक तो डब्ल्यूटीओ की जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर उनमें किसी तरह का कभी चेंजेस हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बड़ी बाधा है। दूसरा, अगर हम पूरी तरह से एक्सटर्नल डिमांड पर निर्भर रहते हैं तो ये एक समस्या है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि इससे जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनमें ब्रेक लग जाए, उनकी ग्रोथ में ब्रेक लग जाए। आंतरिक बाधाएं क्या है? इंटरनल डिमांड बहुत कम है, इन सारी चीजों की जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसकी इंटरनल डिमांड है, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सटर्नल डिमांड के बहुत कम है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, इनको आप सर्च करिएगा, इनको ढूंढिएगा और इन पर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एस्से के लिए, निबंध के लिए। और नेक्स्ट जो अभी आपको कहा कि सेवाओं की जो आंतरिक मांग है, ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। अगर सेवाओं की आंतरिक मांग में वृद्धि नहीं की गई तो सेवा क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे इश्यूज थे, ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और टेक्निक्स कौन सी यूज की जाए, उनसे रिलेटेड जो ये एनालिसिस थी, इसको आप अच्छे से इस पे इन टॉपिक्स को तैयार करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग पर बैटल मोड से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का फोकस बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर पर है। जब भी पॉलिसी एनालिसिस होती है और हम लोग इश्यूज डिस्कस करते हैं तो हमेशा ये बात कहते हैं कि सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है और सरकार 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन लाने के चक्कर में सेवा क्षेत्र को ही बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या क्या है, सेवा क्षेत्र बढ़े ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था का जो सॉलिड बेस है, मैम वी कैन इम्प्रूव आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने से हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन है ना। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जब तक रोजगार ज्यादा मात्रा में नहीं दिया जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग नहीं होगा, जहाँ कम लोग हैं, जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है, तो ये सब डेवलप कर रहा है ठीक है, लेकिन टेक्निक्स अगर सॉफ्टवेयर स्किल्स बेस्ड होंगी तो प्रॉब्लम होगी कि फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज नहीं हो पाएगा। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज नहीं हो पाएगा तो हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार बढ़ नहीं रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें फिजिकल लेबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मशीनों का यूज ज्यादा होता है, लेकिन लेबर का यूज भी काफी होता है। तो ऐसी टेक्निक्स का यूज करना जो लेबर इंटेंसिव हो, ये बहुत जरूरी है भारत जैसे देश के लिए, जहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ नैमिष कि सर्विस सेक्टर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट पर जा रहा है, और इसीलिए अगर ग्रोथ रेट का पैटर्न आप देखिए तो ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन सर्विस सेक्टर पे, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-6 पॉइंट जो आपके लिए छांटे हैं मैंने, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं मेंस के पर्पज से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो भले ही शामिल हो या ना हो इस सिलेबस में, लेकिन जितनी भी नए नए चेंजेस होते हैं देश में, वो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो इनकी जानकारी रखना, इनके इश्यूज को जानना, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से ऐसे में निबंध जब आप लिखें तो बहुत अच्छी तरह से आप इनको, क्योंकि निबंध तो जनरली देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनको अच्छी तरह से अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर ओके, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आगे अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि काफी समय हो चुका है, फिर बहुत समय नहीं बचेगा मेरे पास, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक ही स्लाइड ये सर्विस सेक्टर की मेरे पास बची थी, मैं आगे चलती हूँ। ओके रोशनी, ओके अब चलते हैं। प्री का सिलेबस में आज से दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। एक बार जनरली जो मैं चीजें आपको बता चुकी थी, शॉर्ट में मैंने बहुत सारी चीजें, जब मेरा पहला लेक्चर हुआ था, ऑफलाइन लेक्चर था वो, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत प्रिलिमिनरी से ही की थी। प्रिलिमिनरी के जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स थे, जब ये शुरू हुआ था मार्च में, उस समय काफी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चूंकि एग्जाम टल गया और प्री का सिलेबस दोबारा से हम रिवाइज कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय है, और फिर प्री से मेन के बीच में काफी समय होता है, उसमें हम मेंस के टॉपिक दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है यूपीएससी का, यहाँ पर अपना फोकस मैं प्रिलिमिनरी पर ही रखूंगी, मेन फोकस, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं रखूंगी, इसे कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रखूंगी और डेटाबेस ज्यादा रखूंगी, क्योंकि जो प्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली डेटाबेस ज्यादा आते हैं और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आते हैं, डिस्कशन बेस्ड या इशू बेस्ड ज्यादा नहीं आते हैं। तो अब मेरा पूरा फोकस जो टॉपिक्स हैं उन पे
इसी के आधार पर होगा, जो लेक्चर होगा वो इसी आधार पर होगा कि डेटा बेस ज्यादा हो, सूचनाएं ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा हो। ठीक है, ओके रोशनी, ओके। अब एक प्रश्न ये कभी कभी दिमाग में आता है ना कि हम जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तमाम सारे कंपटीशन दे रहे हैं, और हमने कभी जिंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, है ना। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब, अगर किसी से पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, तो जवाब यही आता है। नैमिष, नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, हाँ उनके थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं स्कीम्स अभी पढ़ाऊंगी आपको बच्चों। स्कीम्स जो है वो प्रिलिमिनरी का एक पार्ट है, जो प्री का सिलेबस है उसका एक पार्ट है। तो जब मैं आपको आगे अब चलूंगी तो मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगी। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि 12 से 18 क्वेश्चन हर साल प्री में इकोनॉमिक्स के आते हैं। ये 12 से 18 प्योर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो आप ये सोचिए कि 12 से 18 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स के लगभग सारे एस्पेक्ट्स को एक बार टच कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है क्वेश्चंस की। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैम, ओके ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि मेंस में जो निबंध हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे हम, बहुत बच्चे कहते हैं ना कि हमें इकोनॉमिक्स जो है वो मेंस का सब्जेक्ट तो नहीं लेना है, फिर हम क्यों पढ़ें। तो उसका जो दूसरा कारण है वो यही है कि एस्से जो हैं वो मैक्सिमम इकोनॉमिक इश्यूज पर होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल नहीं, टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं शोभना, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। अगर अपनी डे टू डे लाइफ पर आप नजर रखें तो इकोनॉमिक्स, बहुत ज्यादा थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप डे टू डे लाइफ से अगर आप इसको लिंक करें ना, तो आपको, हमको लगेगा कि इकोनॉमिक्स तो हम रोज जीते हैं। जो भी बातें हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हम इकोनॉमिक्स को जीते हैं, तो वो आपको बहुत आसान लगेगी। ऐसा जब आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जब अगर आप अपडेट रहते हैं इकोनॉमी से तो बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है एस्से के लिए। थैंक यू श्वेता। यस संतोष, बिल्कुल इजी, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। दूसरी बात इंटरव्यू पर आती है। इंटरव्यू में पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी, और दूसरे इकोनॉमिक्स की एक खास बात यह है कि इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट से लिंक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को माइनस करके केवल अगर आप हिस्ट्री पढ़िए तो आप बिना इकोनॉमिक्स के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है कि जब अंग्रेजों का राज था तो इकोनॉमी कैसी थी, जब मुगलों का राज आया तो इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। जब उससे पहले की जो स्थितियां थी उस समय कौन सी कर व्यवस्था थी, जो उससे पहले की स्थिति थी तो उसमें कौन से राज व्यवस्था थी, तो राज व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन सी मुद्रा चलन में थी, कौन से कर लगते थे, जो भू राजस्व प्रणाली थी वो कैसी थी, जमीनों का बंदोबस्त कैसा होता है, तो ये सब आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स वहां भी पहुंच जाती है। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो पॉलिटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स के बिना बिल्कुल अधूरा है, इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ाया जाता है। जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो तो एनवायरमेंट बिना इकोनॉमिक्स के पढ़ा ही नहीं जा सकता है। इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, है ना। तो अविनाश, यस एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो मतलब जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो आप सब में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को टच करते हो, इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका, ईश्वर करे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, अगर आप में से सबका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी फील्ड में, यूपीएससी में, पीसीएस में, बैंकिंग में, कहीं भी आप जुड़ जाते हो, तो आपको इकोनॉमिक्स की अगर समझ होती है तो आपको अपने वर्क प्लेस पर ये काम करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स की जो एबीसी है वो सबको आनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। इकोनॉमी जीएस का हर सब्जेक्ट से मिलता है, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात जो मैं यहाँ कहना चाहती थी कि आप जो है अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ते हो, तो आप ये समझ पाते हो कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, सर्विस सेक्टर में जा रहे हो,
क्योंकि कंपटीशन में जाने का मतलब ही है कि आप सर्विस सेक्टर में जाओगे, है ना। तो सर्विस सेक्टर में आप जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी है। तो आपको ये बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स को समझना। आगे अब मैं चलती हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए। एक पाथ डेवलप करते हैं यहाँ से प्री की तैयारी के लिए, है ना, कि हम जो अप्रोच लेके चलते हैं वो कैसे चले। अभी आपकी इसी क्वेश्चन का जवाब मैं दे रही हूँ, हर्षित गुप्ता। यूपीएससी प्रिपरेशन हम कैसे करें, है ना, स्टडी अप्रोच अपनी लेकर के चलते हैं। अभी मैं विशेष रूप से फोकस कर रही हूँ प्री पर, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स के पार्ट करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, टाइम बाउंड पढ़ना शुरू करेंगे, तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बस सीरियसनेस की जरूरत है। क्योंकि वास्तव में अगर आप कंपटीशन अगर आप निकालना चाहते हो, सिर्फ सीरियस होके आप अगर फोकस करते हो स्टडी पर, और स्मार्ट स्टडी, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी होती है। और स्मार्ट पूरा बहुत लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाओगे तो सालों लग जाएगा, पूरी इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाओगे। आपको सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। ये स्टडी अप्रोच का पहला मंत्र है ना, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए, कोई भी तरह का, चाहे आप एसएससी निकालना चाहते हो, चाहे आप टीईटी निकालना चाहते हो, सीटेट निकालना चाहते हो, बीएड एंट्रेंस निकालना चाहते हो, कुछ भी आप निकालना चाहते हो। यूपीएससी तो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है कंपटीशन का, लेकिन किसी भी तरह का बैंकिंग एग्जाम आप निकालना चाहते हो, जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उनमें से किसी में भी अगर आप जाते हो, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपका जो अप्रोच है उसका पहला मंत्र है सेलेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी। क्योंकि बहुत लेंदी प्रिपरेशन से बिल्कुल पावर्टी कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके, अभी पावर्टी दोबारा से रिवाइज होगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। तो पहला जो अप्रोच है वो हमारी कैसी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जैसा आप लोग कह ही रहे हो, है ना, कि प्री की क्लास होगी यूपीएससी, हाँ प्री की क्लास ही मैं शुरू कर रही हूँ बच्चे आज से। जो आप जो बेस, दो तरह से हम बांट सकते हैं एनसीईआरटी, जो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में प्री में बेसिक्स ही चाहिए होता है। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, एक बेसिक्स और दूसरा एडवांस। बेसिक्स के लिए जो प्री में अगर आपको पूरी तैयारी करनी, तो आपको सिर्फ बेसिक्स की ही नॉलेज रखनी है। बेसिक और करंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको एडवांस इकोनॉमिक्स अभी नहीं पढ़नी है। एडवांस इकोनॉमिक्स होती है एनालिसिस की, जो पढ़ी जाती है मेंस में। तो एडवांस इकोनॉमिक्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम बेसिक्स पे शुरू करेंगे। तो स्टडी अप्रोच आपकी कहाँ से शुरू होनी चाहिए। बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे, बहुत आसान भाषा में सारे टर्म्स की डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। एक बार अगर एनसीईआरटी की बुक आप रीड भर कर लो, और आपको उसमें पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत अगर है तो पूरी कहानी पढ़ लो, बहुत टाइम नहीं लगता है। एक किताब है, अगर उसमें एक किताब 100 पन्ने की भी है तो आपको कितना लगेगा। अगर आप एक किताब को अगर आप डिवाइड कर लो कि मुझे 5 दिन में एक किताब खत्म करनी है, तो 20 पन्ने ही तो रोज पढ़ने हैं आपको, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर आप एक नजर मार लेते हो सारे टर्म्स पर, तो एक बार आपकी निगाह में सारे टर्म्स घूम जाते हैं। अगर ये टर्म्स आपके एक बार दिमाग में आ जाते हैं तो इनका आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं होता, जब 4 वैकल्पिक उत्तर आपके सामने मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहली शुरुआत अगर आपको करनी है तो एनसीईआरटी की बुक्स 8 से लेकर 12 तक इकोनॉमिक्स की, बाकी जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं हर कोई आपको यही कहेगा। उसके बाद फिर एडवांस पोर्शन अगर आपको पढ़ना है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैडम रमेश सिंह से पढ़ा दीजिए, संजीव वर्मा से पढ़ा दीजिए। बच्चे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने रमेश सिंह भी पढ़ी, संजीव वर्मा भी पढ़ी, मेरे पास दोनों किताबें हैं। मिश्रा एंड पुरी की मेरे पास है, दत्ता एंड सुंदरम की किताब मेरे पास है। लेकिन ये किताबें अभी आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये किताबें इश्यूज बेस्ड हैं, और इशू बेस्ड होने पर ये आपको मेंस में काम करेंगी। अभी प्री के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो लाल एंड लाल की किताब है, रमेश सिंह की है, संजीव वर्मा की है, मिश्रा एंड पुरी की किताब है, ये एडवांस पोर्शन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल एंड लाल की किताब भी बहुत अच्छी है। रमेश सिंह अपडेटेड है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन लाल एंड लाल की किताब, एसएन लाल की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं और यूपी में इलाहाबाद में रहते हुए जितने लोग तैयारी करते थे सबको इकोनॉमिक्स के लिए जो किताब रिकमेंड की जाती थी वो लाल एंड लाल की होती थी। बहुत अच्छी किताब है, अपडेटेड भी है। तो प्री के लिए, आप प्री के लिए तो नहीं, लेकिन लाल एंड लाल के लिए इसे आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद बेसिक्स के बाद जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, है ना, ओल्ड या न्यू, बिल्कुल ओल्ड एंड न्यू दोनों आपको लेनी है बच्चे। केवल ओल्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यू जब आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा जो प्रोवाइड होते हैं वो नए डेटा होते हैं। जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो और उसमें अपना पोर्शन आप छांट के और डेली नोट्स बनाना, बहुत सारे वीडियोस मैंने आप इसमें देखा है कि जो सर ने इसमें अपलोड किया था कि न्यूज़पेपर केवल पढ़ना नहीं होता, करंट अफेयर डेली आप अपना एक नोट्स बनाइए, या आपकी स्टडी अप्रोच होनी चाहिए करंट अफेयर की। इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स भी चूंकि करंट में ही आता है, तो बेसिक तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, लेकिन जो करंट चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, इसका पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे, लगभग हर पेपर में निश्चित रूप से सारे अपडेशन रहते हैं। बस आपको उसे फॉलो करने की जरूरत है और उसके पॉइंट वाइज नोट्स बनाने। प्री की बात कर रही हूं मैं, पॉइंट वाइज अगर आप डेट वाइज नोट्स बनाते अपने चलते हैं तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एक बार जरूर बैठे रहते हैं। और जब आप एग्जाम में जाते हैं, थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी है। आप 2-3 घंटे खाली न्यूज़पेपर को दीजिए, आप न्यूज़पेपर खोलिए, डेली का डेली नियम बना लीजिए और उसमें से पॉइंट्स उतार उतार के अपने सब्जेक्ट वाइज आप बनाते जाइए। निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर आपको अपडेटेड डेटा चाहिए तो आपको सीधे गवर्नमेंट की साइट पर जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो जवाब होने चाहिए वो किसी वीडियो से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आपके जवाब किसी को फॉलो करते हुए नहीं होने चाहिए, आपके जवाब सीधे आपके जो मिनिस्ट्री की साइट्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट हो, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं। आपको अगर डेटा चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड डेटा चाहिए, आप वहां पर जाइए। बजट आपको हर साल आपको मिल जाएगा, सब इंटरनेट पर अवेलेबल है वहां से, और इकोनॉमिक सर्वे से करंट डेटा आप उठाइए। उसके बाद अब हम आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका होगा। आप जानते हैं कि ये तो ओवरऑल 2 पेपर होते हैं उसमें से, है ना, जिसमें 200 नंबर का एक हर पेपर होता है, यानी टोटल 400 नंबर का आपका ये पेपर होता है। यस मैम, एवरी, हाँ बिल्कुल बच्चे, बहुत अच्छा है। हिंदू पेपर भी बहुत अच्छा है, हिंदू पेपर बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करता है। हिंदू पेपर मेंस के लिए और एसए के लिए बहुत अच्छा है, आपको सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मैं आती हूँ अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर, जल्दी से आती हूँ मैं इस पर कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। बड़ा छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है। अगर मैंने सिलेबस जब देखा प्री का, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था मार्च में, उससे पहले तो मैंने देखा कि बड़ा छोटा सा सिलेबस है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एक लाइन में दिया हुआ है सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, एक और उसमें एक लाइन दी हुई है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लगता तो बड़ा छोटा सा है ना, और इसके अंदर जो कंटेंट दिया वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो दिया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पहला नंबर पे है वो है। दृष्टि बुक, हाँ दृष्टि बुक भी अच्छी है, मोहम्मद तालिब, बिल्कुल आप पढ़, राज्यसभा टीवी भी अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें बच्चों जो आप दे रहे हो ये सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो डिस्कशन बेस्ड है, क्योंकि मेंस का एग्जाम डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। उसके इकोनॉमिक कंपलसरी है क्या, हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक्स जो है वो प्री में आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। जो चीजें मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है प्री के एग्जाम में, ये कंपलसरी है। तो पावर्टी, उसमें एक पॉइंट है। तीसरा जो दिया हुआ है वो है इंक्लूजन, है ना, इसमें जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है इंक्लूजन। देखिए कितने छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला है डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी जो दी है वो हमें पढ़नी है प्री में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो दिया हुआ है वो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव।
अब देखने में तो ये बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। क्या है, बस इतना सा तो टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये पांचों टॉपिक अपने आप में पूरी की पूरी इकोनॉमी का 90% पार्ट कवर करते हैं। जो डेली अपडेशन है उसको कवर करते हैं, करंट इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। इसलिए नहीं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मेंस में है नवनीत। आपको जो ये इतना पार्ट मैं यहाँ पर सिलेबस का दे रही हूँ, ये प्री में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये मैं प्री की बात कर रही हूँ, मेंस में कब कंपल्शन नहीं है। लेकिन प्री में जितना पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, ये एक पार्ट है प्री के सिलेबस के सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर तो जो आपका आता है वो तो जीएस का होता है, लेकिन ये जो सेकंड पेपर है उसमें सॉरी, जो सेकंड पेपर है वो तो आपको वो रिलेटेड होता है रीजनिंग से रिलेटेड। जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसका ये एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। तो उसमें आपको ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, तो देखने में तो ये बड़े छोटे से लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी है। तो जब हम आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के 2 भाग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कितने सारे पार्ट हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के 2 भाग कर दिए हमने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी बातें यहाँ पर प्री की कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तमाम तरह के इंडेक्स बनाए जाते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है ना, जो डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं, जिनकी बात हम करते हैं कि भारत कौन से स्थान पर है। लेकिन बहुत राहत की बात यह है कि इन पर डिस्कशन बेस्ड नहीं होता, ये सारा का सारा डेटा बेस्ड होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि ये है, ये है, इसकी परिभाषा ये है। इसमें बहुत ज्यादा आपको थ्योरेटिकल और डिस्कशन बेस्ड जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिस्कल पॉलिसी और बजट और टैक्सेशन भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। मनी और इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में। प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बैंकिंग क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा सोशल डेवलपमेंट, तो देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा था ना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, लेकिन इसके कितने सारे पार्ट हैं। सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, सोशल इंक्लूजन आता है, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। डेमोग्राफी आती है पूरी की पूरी, पावर्टी पूरा इसी में आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर वेलफेयर, डिफरेंट स्कीम्स आती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें फ्लैगशिप स्कीम्स भी शामिल हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्लैगशिप स्कीम्स पर। अब एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। जब ये सारे टॉपिक्स हम एनसीईआरटी से, करंट अफेयर से, गवर्नमेंट डेटा से हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा प्री का सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम फिर चलते हैं कि इसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं, जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, वो भी मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आता है, डेमोग्राफी पर, एग्रीकल्चर पर, पावर्टी पर, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर, जनरली वही सारी चीजें हैं जो अभी मैं पीछे आपसे डिस्कस कराई हूँ। इंडेक्सेस पर, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस पर, मनी एंड इन्फ्लेशन यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बजट एंड टैक्सेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट प्लानिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चूंकि वो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए वो फंडिंग करते हैं, जिनके लिए वो डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए राजस्थान के
बेटा पीडीएफ में क्या बताऊं आप सारे लोग पीडीएफ मांगते हो। चलिए आगे हम चलते हैं आगे जल्दी से कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। अब हम पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं जो सबसे पहला अभी जो आपको बताया था, सबसे पहला टॉपिक है कि आपको इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, अभ्युदय अभ्युदय ग्रुप जो है वो बरेली में बना हुआ है। मैनी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो स्कार्सिटी डेफिनेशन है। अब मैं सब एक एक करके अब आपको शुरू करूंगी और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। रिसोर्स ट्रांसफर यानी संसाधनों का हस्तांतरण, ये शब्द आप बहुत बार सुनोगे, लेकिन ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी करंट इकोनॉमिक्स का या डायनेमिक इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीडीएफ कहाँ से, मुझे पीडीएफ में नहीं बनाती मैं तो सिर्फ पीपीटी बनाती हूँ और इस पीपीटी को आपको वीडियो के फॉर्म में आपको शेयर हो जाती है। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से पढ़ के उसके बाद फिर ये आपकी पीपीटी बनाती हूँ जो आपको शेयर करती हूँ। तो साधनों का हस्तांतरण ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है करंट इकोनॉमिक्स का। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी जिस लूप होल्स की हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार, ओके भाई, अगर आप लोगों की इतनी डिमांड है तो मैं पीडीएफ भी बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पीडीएफ बनाऊं और मैं इसको आपको शेयर कर दूं। ठीक है, मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगी और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको बना दूंगी। तो उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनके तमाम सारे वैकल्पिक प्रयोग कैसे हो सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है ना, वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है एलोकेशन, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और माइक्रो और मैक्रो का जब हर्षित अग्रवाल, अभी मैंने आपको बताया बुक फॉर इकोनॉमी, अभी मैंने आपसे शेयर किया था पिछली पीपीटी में। इसको आप बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं, इसके शुक्ला मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। पीपीटी में शेयर करूंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी आप ध्यान से पहले जो चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ उनको आप पढ़िए। टू अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस थ्रू डेटा, अगर ये आपको पढ़ना है तो आपको डेटा कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये डेटा से आपको कैसे पता चलेगा, जब आप डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी का डेटा पढ़ोगे। इकोनॉमिक यानी जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा का क्या इम्पैक्ट हुआ कि भाई मनरेगा में इतने लोगों को पहले रोजगार मिला था, अब इतने लोगों को रोजगार मिला है। जब ये डेटा आपके पास आता है तो आप इम्पैक्ट देख पाते हो। ग्रोथ रेट का डेटा, जब ग्रोथ रेट का डेटा आता है तब आप समझ पाते हो कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो प्रोग्रेस किसी भी इकोनॉमी की अगर आपको समझ में आनी है तो वो किसके थ्रू होगी, डेटा के थ्रू। और डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, करंट अफेयर से, और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज की साइड से उनसे, इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि कोई किताब आपको करंट डेटा नहीं दे सकती। मैगजीन से आपको मिल सकता है, जो कंपटीशन की मैगजीन्स होती हैं, है ना, चाहे बरेली अभ्युदय का कांटेक्ट नंबर, ठीक है बच्चे जो और लोग जुड़े हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट करिएगा, नहीं तो मैं आपको दे दूंगी। तो बैरियर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड जो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड है, इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो हम पढ़ेंगे। ये सारे इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ लेकिन दोबारा हम इनको शेयर करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसके बारे में जितने गोल्स हैं और इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉवर्टी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से कोई चीज मिस होती है, मान लो अगर छूट जाती है और मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो आपको ये पढ़नी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने वहीं से कवर किए हैं जो जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेशन है, कॉजेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डेप्रीवेशन है, इनकम और कैलोरी कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है। इसके अलावा तमाम सारे मेजरमेंट और हुए हैं जिस पे मैं ले चुकी हूँ क्लास, लेकिन एक बार दोबारा से मैं फिर क्लास ले लूंगी आप लोगों का। पॉवर्टी रिमूव करने के तमाम सारे जो योजनाएं हैं, हाँ, एसडीजी के तमाम सारे इंडेक्स जो हैं वो वही सारे इंडेक्स हैं बच्चे, वही उन्हीं को पढ़ना है।
उसके अलावा जो पावर्टी है उससे संबंधित जो नीतियां हैं, है ना, जो ट्राइबल है, जो SC ST जिसको हम कहते हैं, तो ST उसमें जो है भोजन का अधिकार जो है, खाद्य सुरक्षा जो है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो डिग्निफिकेशन, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जब हम पावर्टी पढ़ेंगे। इन सब पर क्वेश्चन आया है। लाइवलीहुड मिशन हम पढ़ेंगे, चाहे वो रूरल सेक्टर का हो चाहे वो अर्बन सेक्टर का हो, ये सारी चीजें हमें पावर्टी के अंतर्गत पढ़नी है। और इन सब पर हिंदी में भी लिखी है बच्चे, मैं हिंदी में उसे बोल रही हूँ शीतल, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ अगर जो शब्द है, और जब मैं इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगी तो मैं हिंदी में जरूर बताऊंगी। आगे हम चलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं समावेशन, है ना, समावेशन। और समावेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको यहाँ पर एक बार हिंदी में बोल दे रही हूँ इन शब्दों को। बच्चे एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको टर्म्स की आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम ये है कि जो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश में सोचा जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हिंदी भारत में, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा जाता है, इसलिए यानी जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश बेस्ड होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि उनको जब हम हिंदी में बोलते हैं ना तो कुछ शब्दों में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ जो टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप मीडियम हिंदी रखें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मत पालिएगा कि अगर इंग्लिश मीडियम आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी मीडियम बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन टर्म्स को थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करिएगा। इंक्लूजन को कहते हैं, ठीक है मैं हिंदी में दे दूंगी आपको PDF। इंक्लूजन को कहते हैं समावेश, है ना। और डेफिनेशन यानी परिभाषा, डेफिनेशन को कहते हैं परिभाषा। रिलेवेंस, जो इंक्लूजन है यानी समावेश की परिभाषा, उसके अलावा समाज में उसका क्या महत्व है। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के इंक्लूजन होते हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ इंक्लूजन यानी समावेश के प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय, इतने सारे इंक्लूजन होते हैं। अब सोचिए टॉपिक कितना छोटा सा है, इंक्लूजन, एक शब्द बोल दिया इंक्लूजन, समावेश पढ़ना है आपको, लेकिन समावेश इतने तरह के होते हैं और सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अब इसके अलावा आपको इसमें और क्या पढ़ना है कि भारत सरकार ने जो वित्तीय समावेश है, वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उससे रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव यानी कौन से प्रोग्राम बनाए हैं, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं इस समय वर्तमान समय में। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये सारी योजनाएं किससे रिलेटेड है, इंक्लूजन से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये नाम मैंने मेंशन किए हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है ना। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको पढ़नी है। इसके अलावा जब हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन में, तो हम पढ़ेंगे जनगणना 2011। अगर कोविड नहीं आया होता तो 2021 में नई जनगणना चल रही होती, लेकिन चूंकि कोविड आ चुका है और नई जनगणना की कहीं अभी तक दूर दूर अता पता नहीं है, तो इसलिए जनगणना हम पढ़ेंगे कौन सी, 2011 की, और डेटा हमें लेना है उसी का। और हम ये देखेंगे कि जो इससे पहले जो जनगणना हुई है उसमें और 2011 की जनगणना में क्या डेविएशन हुआ है, यानी उसमें और इसमें क्या चेंजेस आए हैं। अगर हमें डेटा अवेलेबल है, लेटेस्ट डेटा, जो तमाम सारे सर्वे होते रहते हैं, NSSO ने जो बहुत सारे सर्वे किए हैं रोजगार से रिलेटेड और साक्षरता से रिलेटेड, वो सब जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो भी हमको साथ साथ पढ़ने हैं। सर्वे में ये सारे डेटा आते रहते हैं NSSO सर्वेक्षण में। तो केवल जनगणना ही नहीं बल्कि जनगणना के अलावा जो और सेंसस है, जो और तमाम तरह के सर्वेक्षण हैं, उनके डेटा भी हमें लेने हैं। डेमोग्राफी के ही रिलेटेड जो डेटा हमें मिल जाएंगे। तो पॉपुलेशन हमें कैसी लेनी है, जेंडर, है ना,
इसमें हमको लेना है सेक्स रेशियो क्या है, इससे रिलेटेड डेटा लेना है। जो स्टेट वाइज पॉपुलेशन है उसका डेटा भी हमको वेबसाइट फॉर इकोनॉमिक्स, वेबसाइट बच्चे डेटा के लिए तो आप, मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री की साइट्स पर बल्क में डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर जाते हैं ना तो वहां पर बल्क में डेटा अवेलेबल है और इकोनॉमी के हर पार्ट से रिलेटेड डेटा वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको पॉपुलेशन कैसी लेनी है, एज ग्रुप लेनी है, वर्किंग ग्रुप क्या है इससे रिलेटेड आपको सारा डेटा लेना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड डेटा लेना है, जाति से रिलेटेड जाति संरचना क्या है उससे रिलेटेड डेटा आपको लेना है, धर्म से संबंधित रिलीजन से रिलेटेड डेटा आपको लेना है, जेंडर वाइज रिलेटेड लिटरेसी लेवल क्या है ये आपको लेना है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो आपको लेना है, कलेक्ट करना है, लेटेस्ट डेटा, वो आपको क्या रखना है, पीने की सुविधा, यानी हाउस होल्ड फैसिलिटीज जितनी है, पानी पीने की, जल जो पीने योग्य जल है जिसके लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है, ये लेटेस्ट डेटा आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें मिल जाएगा या बजट में मिल जाएगा। सैनिटेशन से रिलेटेड डेटा, हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड डेटा, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है जिनके लिए तमाम सारी योजनाएं सरकार चला रही है उससे रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये सारी डेटा आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री की साइट्स पर, वहां पर आपको लेटेस्ट डेटा और ऑथेंटिक डेटा, या रिजर्व बैंक की साइट पर भी अगर आप जाएंगे तो रिजर्व बैंक की साइट पर भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, है ना, केवल ऐसे साइट पर फ्लो नहीं करता, आपको डॉक्यूमेंट सर्च करने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में आपको एग्जैक्टली लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा और वो ऑथेंटिक डेटा होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उस पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। और बाकी जब मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी तो इनसे रिलेटेड जो डेटा है वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। एनर्जी यूजेस, है ना, इससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक ये पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी जो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही थी ये भी इसमें आपको पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें इंटर स्टेट कंपेरिजन और नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसके बड़े सारे इश्यूज होते हैं वो भी हमें इसमें पढ़ने हैं। पहले फिस्कल पॉलिसीज में आपको जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी को राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में आपको पढ़ना है इसके जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा इसके साथ साथ इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और रिसीप्ट्स यानी आय कहाँ कहाँ से मिलती है, जो मिलता है सरकार को वो कैसे मिलता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ये वैसे सब मैं सारी चीजें आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। रेवेन्यू वीडियोस इसके सारे पड़े हुए हैं। रेवेन्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट यानी जो राजस्व खाता है, पूंजी खाता है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस क्या है, कर और गैर कर आय कैसे मिलती है, इसके अलावा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। जो सरकार के व्यय हैं वो कैसे होते हैं, योजनागत व्यय या गैर योजनागत व्यय, ये सारी चीजें बजट में भी हैं और बजट में ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछला, अगर आप देखेंगे खोल करके आप जो वीडियोस हैं तो आपको उन सब में ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल इश्यूज, ये अभी नहीं पढ़ाया हुआ है। सोशल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार यानी सामाजिक मुद्दे क्या हैं, जो सरकार की पॉलिसी है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन, ध्यान रखिएगा नई शिक्षा नीति पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये अभी आई है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे जो शौचालय से रिलेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट की आई थी, है ना, शौचालय मुक्त, जो ये खुले में शौचालय से मुक्त पॉलिसी आई थी, स्वच्छता से रिलेटेड जो पॉलिसी आई थी, जो ड्राइव चलाया गया था उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो स्वच्छ जल है, पीने योग्य जल है, उससे रिलेटेड पॉलिसी, जो सामाजिक सुरक्षा है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है, ये सारी चीजें इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर 5 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड्स का कॉम्पोजिशन क्या, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब
जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, देश का जो आयात और निर्यात है उसकी दिशा क्या है, यानी वो प्रतिकूल है या अनुकूल है, यानी इंपोर्ट ज्यादा है, आयात ज्यादा है या निर्यात ज्यादा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, वो भी इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। यहाँ पर इस सारे पीपीटी में वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जो आपको अपने प्री के लिए, अगर आप जितने ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, अगर आप इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपके इकोनॉमिक्स के जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। बस आपको सबसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट और डेटा आपको एनालाइज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, आपको एनालिसिस नहीं करनी है, वो मेंस के लिए रखिएगा। आपको सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट समझना है, यानी टर्म्स क्या है, परिभाषाएं क्या है, और उसके साथ साथ इनका करंट डेटा क्या है। तो इसमें करंट इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें हैं, मनरेगा से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, इसके अलावा एमएसएमई के जो माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इससे रिलेटेड डेटा और पॉलिसी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत सारे बनाए गए हैं इससे रिलेटेड, यानी औद्योगिक कॉरिडोर बहुत सारे बनाए गए हैं, जिसपे शायद मैंने एक लेक्चर लिया भी था, ये आपको पढ़ना है। लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण जो किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 15वां वित्त आयोग आ गया है, ये सारे करंट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये सब आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए छांटे हैं, और इन सब पे मैं तो बताऊंगी ही आपको, लेकिन आपको भी अपडेट रहना है और आपको अपने नोट्स बनाते समय इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नीति आयोग कैसे बना, क्या है, किस तरह से काम करता है, और इसके अलावा कितने मेंबर हैं, अध्यक्ष कौन है इस समय इसका, उपाध्यक्ष कौन है इसका, मुख्य सदस्य कौन से हैं इसके, सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है सरकार का, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ब्लैक मनी से रिलेटेड चूंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। इंश्योरेंस बिल आया है, तो इंश्योरेंस बिल से रिलेटेड मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी सरकार जब सीधे लाभकर्ता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत ये आता है, तो ये कैसे होता है, जो सब्सिडी है वो कैसे जाती है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके थ्रू जाती है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने देखा, देबे कमेटी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगी लेकिन आपको भी इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा तमाम सारी ट्रीटी इंटरनेशनल जब आप पढ़ते हैं सोशल करंट इशू में, तो ट्रीटी का मतलब होता है जो समझौते होते हैं, है ना, तो जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं डिफरेंट अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन, WTO के साथ जिनका भारत सदस्य है ना, वर्ल्ड बैंक का सदस्य है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है, इसके अलावा G20, G8 और भी बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ब्रिक्स है ना, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत की मेंस लेवल का, बच्चे पहले प्री का तो दे लो, उसके बाद फिर मेंस का भी बता दूंगी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा भारत और चीन का संबंध, भारत और पाक का संबंध, भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड जो समझौते होते हैं करंट में, कि ये समझौता कब हुआ, इसमें खास बातें क्या हैं, खास पॉइंट्स क्या हैं, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में, ध्यान रखिएगा। इनका डिस्कशन यानी इन पॉलिसीज में जो ये समझौते होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, ये जो डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन मेंस के लिए होता है, एसेस के लिए होता है, लेकिन क्या है, क्या डेटा है, क्या समझौते हुए हैं, कौन से मुख्य बिंदु हैं, ये सारे के सारे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात है कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, तो जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ।
वो सारी बुक्स जिसको जल्दी से एक बार हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं चलूंगी। आगे चलती हूँ। जैसा अभी आपको बताया कि अगर इकोनॉमी का जीएस, जो जीएस का पेपर है, उसमें इकोनॉमी यानी प्री के पेपर में इकोनॉमी अगर आपको तैयार करनी है, तो आपको डायनेमिक इकोनॉमिक्स, जिसका पूरा जिक्र मैं अभी तक करती हुई चली आ रही हूँ, ये आपको पढ़नी है। और इसको पढ़ने के लिए वही बात है कि दो पार्ट में इसे बांटा गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और करंट इकोनॉमिक्स। इन दोनों को मिला के ही कहा जाता है डायनेमिक इकोनॉमिक्स। तो दोनों चीजें आपको किसी एक किताब में नहीं मिल सकती, इसीलिए सजेस्टिव रीडिंग्स पर मत जाइएगा, है ना। दोनों चीजें आपको एक बुक में मिल ही नहीं सकती। अगर आप ये सोचते हो कि केवल रमेश सिंह या लाल एंड लाल या फिर संजीव वर्मा, है ना, इस तरह की किताबें पढ़ करके आप यूपीएससी निकाल लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इनसे करंट इकोनॉमिक्स नहीं पा सकते। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप एनसीईआरटी से और इन किताबों से पढ़ सकते हो, लेकिन करंट के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, और इसके अलावा न्यूज आती है, जो डेली न्यूज आती है, राज्यसभा न्यूज है, लोकसभा न्यूज है, इन सब पर आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। और मैं बार बार कहती हूँ कि करंट के नोट्स, अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और पीसीएस निकालने के लिए, तो करंट्स के नोट आपको जरूर से जरूर खुद ब खुद बनाने हैं। और अगर आपने एक बार नोट्स बनाने शुरू कर दिए, तो आपको निश्चित रूप से मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जरूरी नहीं है प्रिया, अभी जैसा बताया जाएगा आगे वैसा करेंगे। अभी जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो, और ऑनलाइन भी होती है तो अच्छा है, आपके लिए सहूलियत है इसमें। इसके बाद अर्थव्यवस्था की मूलभूत जानकारी अगर हमें करनी है, अब यहाँ से मैं अपना प्री का इकोनॉमिक्स का पहला कॉन्सेप्ट शुरू कर रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, उसके अलावा कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आप देख रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन यहाँ पर मेरे, वैसे पांच होती हैं मेन, लेकिन तीन मैंने यहाँ पर मेंशन की है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इसी क्रम में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का कंजम्पशन होता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये हमें पढ़नी और समझनी है प्री के लिए। उसके अलावा जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन होता है, इकोनॉमिक कैलकुलेशन किस किस चीज का, ओके ठीक है, ऑनलाइन जब तक चलेगा ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगी। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी क्लासेस मैं आपकी लूंगी। जीडीपी, जीएनपी, व्यय योग्य आय यानी जो एक्सपेंडिचर, जो व्यय योग्य, जो जिसको हम व्यय कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर जिसका कर सकते हैं ऐसी इनकम, और एक्सपेंस जिसको कर सकते हैं ऐसी आय। उसके अलावा पर्सनल इनकम, जो व्यक्तिगत आय है। उसके अलावा क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पैरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ठीक है सोना, सारी क्लासेस ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है, इस पर बहुत सारे आपको चीजें पढ़ाऊंगी। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। हालांकि टाइम होने जा रहा है, लेकिन अभी इतना टाइम है कि मैं आपको एक जनरल खाका आपको खींच सकूं, है ना। बाकी चीजें, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपके जो प्री का सिलेबस है इकोनॉमिक्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ ये भी पढ़ना है कि इकोनॉमी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा इकोनॉमी कितनी तरह की होती है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कैसी हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हाँ, इनमें से बहुत सारी चीजें ऑफलाइन हो चुकी हैं, लेकिन अभी दोबारा रिवीजन चल रहा है, दोबारा प्री की क्लासेस मैंने शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है, तो मैं इन्हें फिर से दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम सारे जो सूचकांक हैं वो भी मैं आगे इसमें रिवाइज करूंगी।
तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स को जब भी हम इसे दो भागों में बांटते हैं ना, जब अगर हम इसके इस शब्द को देखें तो इसके दो भाग हैं। एक तो पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है पढ़ना, यानी धन का अर्थशास्त्र, यानी धन के अध्ययन। धन में जो बहुत लोग इसको कहते हैं कि धन से संबंधित जो पढ़ाई होती है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि जब हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितनी चीजें होती हैं, जितने तथ्य होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो वो धन के चारों तरफ ही घूमता है, क्योंकि धन आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। कुछ भी, कोई भी क्रिया यदि धन के बदले में की जाती है, यानी किसी क्रिया का क्रय विक्रय होता है, यदि किसी भी क्रिया के बदले में, क्रिया का यानी कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो, अगर वो सेल होती है, सेल होती है मतलब उसका एक्सचेंज होता है, अगर वो उसका विनिमय होता है, तो निश्चित रूप से विनिमय होगा, सेल होगा, तो क्रय विक्रय होगा। और किसके बदले में होगा? मुद्रा के बदले में। तो किसी भी गतिविधि को अगर विक्रय किया जाता है मुद्रा से, अर्थ से, तो वो आर्थिक गतिविधि कहलाती है। और अगर किसी क्रिया के बदले में धन नहीं लिया जाता तो ऐसी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं कहलाती। यानी अगर घर में आपकी मम्मी या पिताजी या घर में कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, बदले में आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो ये अनार्थिक क्रिया है। और अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, आप किसी बच्चे को, आप किसी ट्यूटर को फी दे रहे हो, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, वहां आप पैसे जमा कर रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, वहां फीस जमा कर रहे हो, तो ये कैसी क्रिया है? ये आर्थिक क्रिया है। तो हर वो गतिविधि जो धन के बदले में होती है, धन से विक्रय जिसका किया जाता है। वॉइस नहीं आ रही क्या? ओके। तो धन के, अगर कोई कोई गतिविधि क्रय विक्रय के माध्यम से की जा रही है धन के बदले में। बच्चों वॉइस नहीं आ रही है, राजा बगरी का मैसेज है, वॉइस नहीं आ रही है, क्या ऐसा है? नहीं, सी सेट की क्लास होगी बस जस्ट अभी, इसी के बाद बस खत्म होने जा रही है ये, इसके बाद ही सी सेट की क्लास होगी। आ रही है? ओके। तो अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है और इसके 5 मेन पिलर हैं। ठीक है, 5 मेन पिलर हैं जिनके आधार पर पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है और जिन्हें हमें पढ़ना है। 5 पिलर्स हैं। कंजम्पशन, और सारी पॉलिसीज इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो इन्हीं 5 पिलर्स के चारों तरफ, किस पर? कंजम्पशन पर, प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, एक्सचेंज पर और पब्लिक फाइनेंस पर, है ना। ये 5 पिलर हैं जिसको हम प्राइस थ्योरी के अंतर्गत, प्राइस थ्योरी किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये पूरा हम पढ़ेंगे सब किस में, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है किसमें? प्री के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद चूंकि समय हो रहा है तो मैं डेफिनेशंस जो है बच्चों में कल यहीं से शुरू करूंगी। आज मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ, क्योंकि आगे अगर मैं बढ़ाऊंगी तो आगे सी सेट की जो आपकी क्लास है वो डिले हो जाएगी। तो मैं आपकी क्लास यहीं से खत्म कर रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ से शुरू कर रही हूँ, जिस पर कई सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्री में पूछे गए हैं। क्योंकि संसाधन जो अर्थशास्त्र में है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का हस्तांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधनों से रिलेटेड आर्थिक समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इस स्लाइड को यहीं पर छोड़ रही हूँ, कल से मैं यहीं पर शुरू करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हिस्ट्री की क्लास बच्चे, जो नया शेड्यूल होगा उसमें हिस्ट्री की क्लास आएगी अगले हफ्ते में। अभी तो सारी
क्लासेस इकोनॉमिक्स और सी सेट की हैं। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर खत्म कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, है ना। फिर कल मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप डाल करके बताइएगा अगर कुछ नई चीजें आपको इंक्लूड करनी हो तो। ठीक है। 11th में हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है कृष्ण मुरारी? हाँ बच्चे पूछ सकते हो, आप कमेंट में डाल दो। कमेंट में देखती हूँ, कमेंट में मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगी। 12th में भी जो है मैं आपको जरूर बताऊंगी बच्चे। आपको अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो तो आप, मैं वैसे आपको एक लिंक दूंगी, आपको मैं कमेंट में इसी में लिंक डाल दूंगी। अगर आप चाहो तो वहां से भी मेरे से पूछ सकते हो। मैं अगर वैसे भी आप इन वीडियोस के कमेंट भी डालते हो, हम वो कमेंट्स भी पढ़ते हैं। अगर आप उसमें डालोगे तो मैं उसका जवाब आपको दूंगी। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे सकती हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आपको वहां से भी जवाब दे सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। बस शर्त वही है कि आप एक सीरियस पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हो, तो मुझे किसी भी बच्चे को कोई हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सीरियस पढ़ाई करिए, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो